ये मित्रों, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उसके बाद में संसद के दो और अंग जिसमें अपन राज्यसभा और लोकसभा आती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अपन ने जैसे पढ़ा है संसद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किसका उल्लेख है? संसद का उल्लेख। ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। संसद के अंदर क्या आता है? एक आता है लोकसभा, दूसरा आता है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संसद का निर्माण करते हैं। ऐसा अपन ने पढ़ा है। राष्ट्रपति के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन जैसे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। संसद की ये दोनों अंग है। तो ये लोकसभा, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद कौन सा पूछ सकते हैं आपको? 80 के अंदर है। और लोकसभा का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 81। ये लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान है। अब अपन देखते हैं कि लोकसभा की समझ में क्या कहा गया। लोकसभा उसको क्या कहते हैं? निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहा जाता है। टेम्परेरी होता है। ये हमेशा क्या होता है? परमानेंट होता है। स्थायी सदन, ये स्थायी सदन है। और इसे क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन, प्रिय सदन। और इसे कहते हैं राज्यों का सदन। राज्यों का सदन, ये लोगों का सदन है, ये राज्यों का सदन है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अपन पढ़ेंगे। लोकसभा का गठन कैसे होता है, लोकसभा के सदस्य वह किस प्रकार से निर्वाचित होते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा का अधिवेशन कैसे होता है, लोकसभा के सदस्यों को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसी प्रकार राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार से निर्वाचित होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के पास में कौन कौन सी शक्तियां, उसके बारे में इसमें अपन पढ़ेंगे। तो ये अब अपन आगे देखते हैं। एक ले लेते, दोनों तरफ ले लेते हैं। हमें एक तरफ अपन लेते हैं लोकसभा और एक तरफ लेते हैं अपन राज्यसभा। उसके बाद में अपन इनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आएगा। ये ले लिया अपने लोकसभा और ये अपन ले लिया राज्यसभा। ये एक नंबर। अब इनके सदस्य कितने हैं? कितने सदस्य लोकसभा के भारत में, तो उसके बारे में देखते हैं। लोकसभा के सदस्य ये लिख दिया सदस्य। लोकसभा के सदस्य हैं वह भारत में अधिकतम सदस्य कितने हैं? अधिकतम सदस्य कितने हैं? 552 है लोकसभा। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 552 कब से हुए? पहले ये सबसे पहले 500 थे, उसके बाद में 525 किए गए और 1987 में गोवा दमन द्वीप राज्य पुनर्गठन के बाद में अधिकतम सदस्य कितने हो गए? 552। कब हुए? 1987 गोवा दमन द्वीप राज्य पुनर्गठन के बाद कितने हो गए? 552। अब 552 वर्तमान में कितने? 545 सदस्य। कितने सदस्य? 545 सदस्य। 545 सदस्य में से 530 सदस्य व राज्यों से, 530 सदस्य व कहां से? राज्यों से हैं। और उसके बाद में 13 सदस्य कहां से? केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं? 13 सदस्य हैं। और 2 सदस्य कौन से हैं? एंग्लो इंडियन। ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 331। ये राष्ट्रपति को ये प्रतीत हो जाए कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत
कर सकता है। तो ये इस प्रकार। अब इसी प्रकार है राज्यसभा के कुल सदस्य कितने हैं? 250 सदस्य। 250 सदस्य राज्यसभा के हैं। वर्तमान में सदस्य वह है 245 सदस्य। 245 सदस्य में से 229 सदस्य राज्यों से आते हैं, राज्यों से। उसके बाद में 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में 12 सदस्य व राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये क्या होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में विशेषज्ञ या इनमें व्यक्तिगत जो विशेष उपलब्धि इनको प्राप्त है, ऐसे व्यक्तियों को 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये कुल कितने? 245, 250। अब देखो राजस्थान में लोकसभा के आपको पूछे कितने सदस्य? 25 सदस्य। और यहाँ पर राजस्थान में राज्यसभा के 10 सदस्य। ऐसा भी आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। तो 1 नंबर हो गए अपने लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य कितने हैं। अब अपन दूसरा देखते हैं इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। गठन हो गया। दूसरा अपन देखते हैं इन सदस्यों की निर्वाचन, या अपन देख लेते हैं क्या योग्यता है। कंपेयर से पढ़ेंगे तो आपको अच्छा याद रहेगा। अब दूसरा अपन है इनकी क्या योग्यता है। 2 नंबर पॉइंट अपन देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है। कौन सा योग्यता? 1 नंबर क्या होता है? वह भारत का नागरिक हो। ये सेम प्रोसेस, वह भारत का नागरिक हो। दोनों में से। अब 2 नंबर उसकी आयु है वह 25 वर्ष या उससे अधिक हो। उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो। ये और यहां पर क्या है? उसकी आयु वह कितनी होती है? उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। ये यहां पर प्रावधान किया गया है। उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अपन देखते हैं नंबर 3, वह लाभ का पद धारण किया हुआ न हो। ये सेम प्रोसेस है। और नंबर 4, वह न्यायालय द्वारा दिवालिया या पागल घोषित न हो। तो ये दोनों की सदस्यों की योग्यता, इसमें अंतर मात्र इतना है, या राज्यसभा के सदस्य, स्टेट काउंसिल के जो सदस्य होते हैं उनकी आयु 32 वर्ष है, और हाउस ऑफ पीपल के जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। बाकी इस दोनों में समानता है। अब अपन पढ़ते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का 3 नंबर प्रमुख पॉइंट देखते हैं। इनका क्या कार्यकाल, कितने समय तक ये कार्यकाल होता है। नंबर 3, कार्यकाल। ये कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसलिए लोकसभा को क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहा जाता है, निम्न सदन।
राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता, कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं है और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य परिवर्तित होते। 1/3 सदस्य वह प्रति 2 वर्ष के बाद में नए नामित होते हैं। तो ये इस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अब अपन देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। 3-4 नंबर अपन देखते हैं। निर्वाचन राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य वह प्रत्यक्ष रूप से किसे? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर, मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। है? किस आधार पर? वयस्क मताधिकार प्रत्यक्ष रूप से। और राज्यसभा के सदस्य वह अप्रत्यक्ष रूप से। सीधे प्रश्न पूछेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से, जनता के द्वारा। वयस्क मताधिकार के बारे में आपने देखा, वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष है उसका नाम निर्वाचक नामावली वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार। पहले ये 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 18 वर्ष की 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में मतदाता की उम्र है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो ये इस प्रकार से इनका निर्वाचन सदस्यों का होता है। अब इसका सदस्यों का ये एकल सदस्य होते हैं। अब अप्रत्यक्ष रूप से ये विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, विधानसभा के सदस्यों को द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से। विधानसभा जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा के सदस्य उनके द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब अपन आगे देखते हैं, ये निर्वाचन होगा, कार्यकाल होगा। अब ये संसद का अपन आगे देखते हैं अधिवेशन। इनका दोनों का अधिवेशन है वह कब होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है। संविधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होगा। ऐसा लिखा हुआ है। वर्ष में कम से कम कितनी बार होगा? 2 बार होगा। कम से कम 2 बार तो होगा ही होगा। ऐसा प्रावधान किया गया। बाकी अधिवेशन के बारे में कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। संविधान में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कम से कम वर्ष में 2 बार हो, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। अब अपन आगे देखते हैं, इनका कार्यकाल होगा। इनके देखो पदाधिकारी, लोकसभा और राज्यसभा के पदाधिकारी। ये ले लिया लोकसभा, ये ले लिया राज्यसभा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इनके पदाधिकारी यहां पर क्या होगा? एक होगा लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा होगा उपाध्यक्ष। ये इसके 2 पदाधिकारी। यहाँ एक होगा सभापति और एक होगा उपसभापति। ये ध्यान रखना, ये 2 पदाधिकारी होते हैं। अब देखो सभापति होता है, वह क्या होता है? राज्यसभा का सभापति पदेन वह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति पदेन होता है और पदेन कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। प्रथम राज्यसभा के सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति
एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभा, और उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से एक को उपसभापति नियुक्त किया जाता है। अब देखो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष वह लोकसभा के सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। और ऐसा कहा जाता है उपाध्यक्ष वह विपक्ष पार्टी को होता है, परंतु संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष वह जीवी मालवंकर थे और उपाध्यक्ष वह उस समय जो अयंगर थी। और उसके बाद में वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष वह जो बिड़ला है, ओम बिड़ला कोटा से सांसद है, वह लोकसभा के अध्यक्ष है। तो ये इसके दो। अब देखो सभापति ये हो गया और ये अध्यक्ष हो गया। अब ये प्रश्न राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति प्रश्न पूछ सकते, राज्यसभा का सभापति होता है पदेन, और वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये 93 में ऐसा उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 93। अब देखो राज्य लोकसभा के अध्यक्ष को महत्वपूर्ण कार्य करता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन कौन सी क्या कार्य करता है? लोकसभा का अध्यक्ष है वह लोकसभा की बैठकों को क्या करता है? बैठकों को अध्यक्षता करता है, नंबर 1। नंबर 2, लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य वह लोकसभा अध्यक्ष का करता है। वह प्रवर समितियों का गठन करता है। वह संसद तथा राष्ट्रपति के मध्य पत्र व्यवहार है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नंबर महत्वपूर्ण, ये धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है कि कोई विधेयक है वह धन विधेयक है या नहीं, इसका कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये आपको महत्वपूर्ण, आपको लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के कार्य व शक्तियां आपको कभी मेन के अंदर ऐसा प्रश्न पूछ सकती है। अब अपन देखते हैं इनके पास में क्या शक्ति होती है। लोकसभा के पास में क्या शक्ति होती है, राज्यसभा के पास में क्या शक्ति है। अब देखें अपन जैसे इसको कह सकते संसद की शक्तियां, लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियां। लोकसभा के पास में क्या शक्ति है और राज्यसभा के पास में क्या शक्ति है, ये लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो इसमें क्या शक्तियां होती है इनके पास में शक्तियां। इसमें नंबर 1 विधेय शक्ति, दोनों के पास में विधेय शक्ति क्या होती है? दोनों के पास में कोई विधेयक, जैसे संसद के द्वारा संघ सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए संसद व संघ सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण कौन करती है? संसद करती है। तो संसद में लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है। तो आप पहला अपने विधेय शक्ति क्या हो गया? विधेय शक्ति में राज्यसभा को और लोकसभा को दोनों प्राप्त है। कोई विधेयक है वह राज्यसभा में पारित होने के बाद में वही विधेयक वह लोकसभा में जाता है, लोकसभा में पारित होने के बाद में राज्यसभा में जाता है। तो ये साधारण विधेयक के संबंध में दोनों को, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों को समान शक्ति प्राप्त है, परंतु धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यसभा वह धन विधेयक को मात्र 14 दिन के लिए रोक सकती है और उसके बाद में वह विधेयक को वापस नहीं करती है, तो वह विधेयक पारित हुआ माना जाता है। तो ये विधेय शक्ति पहले अपन देखते हैं। तो इसमें दोनों को क्या है प्राप्त शक्तियां, ये 1 नंबर विधेय शक्ति। नंबर 2 है अपन देखते हैं संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान संशोधन की शक्ति दोनों को समान प्राप्त है। संविधान संशोधन की शक्ति, ये संविधान में संशोधन है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख, ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहां किया गया है? अनुच्छेद के कौन सा है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। और इन 368 में संविधान संशोधन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से संविधान में संशोधन होता है। एक तो होता है विशेष बहुमत से और दूसरा होता है विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की विधान सभाओं के अनुमोदन के बाद में संविधान में संशोधन। तो ये
आपके दोनों संविधान संशोधन की दोनों को समान शक्ति प्राप्त है। तीसरा जो 368 में संविधान संशोधन नहीं है वह साधारण संविधान संशोधन, साधारण विधेयक जिसको कहा जाता वह। तो ये संविधान संशोधन की विधायी शक्ति। नंबर 3 है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका संबंधी शक्ति दोनों को समान प्राप्त है। कार्यपालिका संसद एवं संसद के अंदर राज्यसभा तथा लोकसभा के द्वारा विभिन्न प्रकार के काम रोको प्रस्ताव हैं, प्रश्न काल है, शून्य काल के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तो ये आपके कौन सी होगी, राज्यसभा और लोकसभा को कार्यपालिका संबंधी शक्ति। नंबर 4 है निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधी कौन कौन सी शक्ति है उसके बारे में देखते हैं। तो अपन ने राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में पढ़ा था। राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 54 में इस बात का उल्लेख किया। अनुच्छेद 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। अनुच्छेद कौन सा है, 54 में। ऐसा अपन ने पहले राष्ट्रपति में पढ़ा। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 बात का उल्लेख करता है कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग, यहाँ सभी सदस्य आते हैं, विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। तो अनुच्छेद 66 इस बात का उल्लेख करता है कि राज्यसभा तथा लोकसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते। दैट इज निर्वाचन संबंधी शक्ति। अब अपन आगे देखते हैं। इसके बाद में इनके पास में कौन कौन सी और शक्तियों के बारे में अब अपन देखते हैं। विविध शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ये आपके होगी। तो अब अपन देखते हैं आगे विविध शक्तियां। इनके पास में राज्यसभा और लोकसभा के पास में विविध शक्तियां कौन कौन सी प्राप्त हैं। तो उसमें अपन देखते हैं नंबर 1 राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये दोनों के द्वारा लाया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने संबंधी शक्ति, ये इनको पदच्युत करने की। ये राष्ट्रपति अगर संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि उनको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वह अक्षमता और कदाचार, जिसको कहते हैं मिसबिहेवियर एंड इनकेपेबिलिटी का प्रयोग होता है, उन परिस्थितियों में उनको पद से हटाया जाता है। तो उस पद से हटाने में राज्यसभा और लोकसभा दोनों से प्रस्ताव पारित होता है, ये भी ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति को पद से हटाना, इसमें आपको उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाया जाता है उस संबंध में पहले प्रस्ताव राज्यसभा से पारित होता है, ये ध्यान रखना। राज्यसभा से प्रस्ताव वह पारित होता है, इतना आपको ध्यान रखना। तो ये कुछ विभिन्न शक्तियां उनके बारे में अपन ने पढ़ा। अब कुछ जो है राज्यसभा को विशेष शक्तियां प्राप्त है उनके बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा के पास में विशेष शक्तियां प्राप्त है। राज्यसभा को विशेष शक्तियां, राज्यसभा को विशेष शक्तियां, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 249 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर कोई विषय को, राज्य सूची के विषय को कानूनी मान्यता देनी है तो राज्यसभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उस विषय को, राज्य सूची के विषय को कानूनी रूप से मान्यता दी जाती है। ये 249 से। अनुच्छेद 312 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि
राज्यसभा के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित होने के बाद में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? नई अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन किया जाता है। तो ये इनके द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 राज्यसभा को विशेष शक्तियों का उल्लेख किया गया। तो ये अपने राज्यसभा तथा लोकसभा, और लोकसभा को विशेष शक्ति वह कौन सी है? धन विधेयक के संबंध में आर्टिकल 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 110 में इसकी क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है, धन विधेयक की परिभाषा। और इन दोनों के अंदर कोई विधेयक के संबंध में दोनों में मतभेद हो जाता है, तब संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है, वो आर्टिकल 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन है, उसको बुलाया जाता है। ये ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब अपन आगे देखते हैं, जैसे कोई अधिनियम में वह पारित हो गया और अब उसको कानून बनाने के लिए अंतिम रूप से अपन वह किसके पास में जाता है? राष्ट्रपति के पास में जाता है, और उसको कहते हैं राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति वह कौन सा है? अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 इस बात का उल्लेख करता है कि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में जाता है तब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, राष्ट्रपति उसको अपने पास में रख सकता है, और राष्ट्रपति एक बार वापस भेज सकता है। दोबारा राष्ट्रपति के पास में आता है तब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं, और राष्ट्रपति जब किसी विधेयक पर हस्ताक्षर कर देता है तब वह विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो ये अपन के राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण शक्तियां, उनके किस प्रकार से सदस्यों का कार्यकाल होता है, उनका सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, उनके बारे में पढ़ा। इससे बाद में अपन कल पढ़ेंगे।